हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे हम? क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें क्या पढ़ रहे थे? हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन द टिंडल इफेक्ट, वी हैव डन द ब्राउन एमिशन, राइट? नाउ आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर मैं पहले बता दूं कि दिस वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे ज्यादा यहां से पूछा जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना पड़ता है। आज हम क्या पढ़ने वाले? चार कोलॉइडल पार्टिकल्स। देखो बच्चों, क्या मैंने आपको शुरू में लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट्स कराए थे। वहां पर मैंने जब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कराए थे तो मैंने कहा था हमें बेसिकली लायोफोबिक सॉल्ट्स पढ़ने हैं और लायोफोबिक सॉल्ट्स में की स्टेबिलिटी, मतलब सॉल्ट की स्टेबिलिटी की जब मैं बात करता हूं, यानी कि डिस्पर्स स्पेस का पार्टिकल नीचे नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे है वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर कंटिन्यूअसली मूव करता हुआ रहना चाहिए, है ना? तो अब हमने बोला कि लायोफोबिक सॉल्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनके सरफेस पे कॉमन चार्ज होता है। मतलब एक पार्टिकल के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पार्टिकल के पास भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रिकल रिपल्शन, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पर एक चार्ज जरूर होगा। अब उतना ही नेगेटिव चार्ज, अगर सपोज डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में होगा। अब वो किसकी फॉर्म में होगा वो बात की बात है। उतना ही नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में होगा इंप्यूरिटीज की फॉर्म में। पढ़ाया था प्यूरिफिकेशन के दौरान, बताया था उतना ही नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में होगा। वो घूम रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है उससे, और इसकी वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो क्या बोला हमने? लायोफोबिक सॉल्ट्स में लायोफोबिक की ही बात करेंगे। डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल के पास किसी न किसी तरह का चार्ज, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, उतना ही ऑपोजिट चार्ज मीडियम में होता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन एज अ होल स्टेबल होता है। अब यहां तक आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि डिस्पर्स्ड फेस के पास चार्ज कहां से आया, है ना? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है पहली थ्योरी, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। पहली बात तो बता दूं कि चार्ज कहां से आया। चार्ज ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन है। आपने प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े थे बिल्डिंग्स आर्क, फिर कुछ केमिकल मेथड्स पढ़े थे इक्वेशन वाले, याद है? पेप्टाइजेशन पढ़ा था। आप जो भी मेथड मुझे बोलेंगे मैं हर मेथड से आपको सिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो पहला है प्रेफरेंशियल या प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन of similar type of ion from the medium। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? सिमिलर टाइप ऑफ आयन फ्रॉम द मीडियम। नाउ सिमिलर टाइप ऑफ आयन मतलब क्या? मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है? आपने एक हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, आपने FeCl3 पढ़ा था, प्लस HOH पढ़ा था, 3HOH लिखा था यहाँ पे, 3H 3Cl बार, यहाँ पे बना था FeOH होल थ्राइस। ये बना था आपके पास सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मॉडल, ये बना था। अब ये वाला जो चार्ज है ना, इसके सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव एडसॉर्ब है। ढंग से सुनेंगे, तमीज से, एक बारी में नहीं आता सुनेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यानी कि FeCl3 से का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है? FeOH होल थ्राइस बनता है और उसके सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाता है। तो हमने बोला एक पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट है। अब आप दोबारा से मेरा पास बी मेथड है, मेरे पास, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, बी मेथड है, ठीक है? इसमें क्या कर रहे हैं हम? अब देखो यही वाला सॉल्ट बना रहे हैं पर अलग तरीके से बना रहे हैं, और इस बार हमने रिएक्शन चेंज कर दी।
ठीक है, ठीक। तो क्या बनेगा, बाहर क्या निकलेगा 3NaCl, ठीक। और क्या बनेगा FeOH होल थ्राइस, दोबारा से ये बन गया। अब इसके सरफेस पे ये जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, इसके ऊपर OH नेगेटिव आयन एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, कहां से आया, ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन आया। कौन सा चार्ज आया, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन है FeOH होल थ्राइस, अगर मैं मेरे पूछूं कि क्या है, तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, अब समझिएगा। FeCl3 में जब आप पानी डालोगे तो Fe3 पॉजिटिव टूटेगा, Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, है ना बेटा, ये टूटेगा, फिर ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि Fe3 पॉजिटिव है, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो FeOH होल थ्राइस बना रहा है। तो सपोज इसके 100 आयंस हैं, 100 में से 20 आयंस ने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो कितने बच गए, 80 बच गए। अभी ये 20 आयंस हैं, ये क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं FeOH होल थ्राइस। 20 आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करके FeOH होल थ्राइस बना रहे हैं, 80 आयंस बच गए ना। जैसे ये सॉल्ट बनना शुरू हुआ, क्योंकि बेटा एक चीज बता दूं कि अगर मेरे पास इसके 100 आयंस हैं तो 100 के 100 एक साथ रिएक्ट नहीं करते। आपको पता है ना, रिएक्शन ऐसा तो नहीं कि पहले चमकते कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे होता है। तो जब इसके कुछ आयंस रिएक्ट करेंगे, से फॉर एग्जांपल 80 में से 20 आयंस ने रिएक्ट किया और FeOH होल थ्राइस का पार्टिकल बनाया, तो बचे भी जो 80 आयंस हैं, ठीक है, वो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर Fe3 पॉजिटिव ही क्यों, Cl नेगेटिव भी तो है। तो यही तो है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ आयंस। FeOH होल थ्राइस के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, Fe3 पॉजिटिव, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रेजेंट है। और बीकर में कौन सा आयन घूम रहा है अभी, Fe3 पॉजिटिव। तो किसको एब्जॉर्ब करेगा, ये सॉल्ट जो है किसको एब्जॉर्ब करेगा, जो उसी के जैसा हो। तो FeOH होल थ्राइस के अंदर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसने बीकर से क्या किया, उसके पास दोनों ऑप्शन थे, Fe3 पॉजिटिव को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, Cl नेगेटिव को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, पर उसी के जैसा आयन कौन सा है, Fe3 पॉजिटिव। तो किसको एब्जॉर्ब किया, Fe3 पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आई। तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ आयंस। तो Fe3 पॉजिटिव एक्सेस में था और वो सिमिलर टाइप था, इसलिए FeOH होल थ्राइस ने Fe3 पॉजिटिव को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया, और इस केस में FeOH होल थ्राइस इज अ पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये दिखाई दे रहा है आपको, हाँ या ना, हाँ दिखाई दे रहा है, गुड। अब ये है, अब ये क्या था, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फटाक से टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत सारे OH नेगेटिव, एक्सेस में OH नेगेटिव। अब क्या होगा, ये Fe3 पॉजिटिव सपोज 100 है, 100 OH नेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, ये Fe3 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटेगा, यानी कि OH नेगेटिव क्या करेगा, इससे रिएक्ट करना शुरू करेगा। चलो इसको दिखाते नहीं है, Fe से रिएक्ट करना शुरू करेगा और FeOH होल थ्राइस बना दे। जैसे ये पार्टिकल बनना शुरू होगा, एक्सेस में इस बार कौन है, OH नेगेटिव। क्यों, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू FeCl। ठीक है, तो एक्सेस में कौन है, OH नेगेटिव है। तो इस बार कौन से एब्जॉर्ब होने शुरू होंगे, जो एक्सेस में होगा वो ही एब्जॉर्ब होगा। क्या बोला, जो एक्सेस में होगा वो ही एब्जॉर्ब होगा। तो FeOH होल थ्राइस को अगर आप NaOH में डालते हैं तो NaOH एक्सेस में है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जल्दी टूटेगा, तो नेगेटिव चार्ज आयंस ज्यादा होंगे। अब इसके अंदर क्या है, Fe3 पॉजिटिव आयंस है और OH नेगेटिव आयंस है। तो ये किसको एब्जॉर्ब कर सकता था, Fe को भी एब्जॉर्ब कर सकता था और OH को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, पर एक्सेस में कौन है, OH नेगेटिव आयन। तो कौन से एब्जॉर्ब होंगे, OH नेगेटिव आयन। तो इस बार क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो क्या बोलोगे, FeCl3
ठीक है। FeCl3 का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो FeOH होल थ्राइस लिख लो। FeCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस gives a positive charge salt due to absorption of Fe3 positive ion from the medium, and the same FeCl3 on treatment with NaOH gives you the salt of FeOH whole thrice, which is a negative charge salt due to absorption of OH negative ion from the medium। समझ में आया? हाँ है ना? एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ जाते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया पहला एग्जांपल प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का। दूसरे एग्जांपल क्या था? हमने बोला ए पार्ट हमारे पास AgNO3 है और Ki है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी इसी का है, AgNO3 है और Ki है। दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, पिछली बार Ki एक्सिस में है और या आप ये बोल सकते हैं कि AgNO3 इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ Ki, ऐसा भी बोल सकते हैं कि AgNO3 को आपने Ki के सॉल्यूशन में ऐड किया, जिसका सॉल्यूशन होगा वो एक्सेस में होगा क्योंकि वो पहले से ही आयंस में टूटा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि AgNO3 Ki में ऐड किया तो AgI बनेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से Ag और I, और क्या बनेगा? KNO3 बनेगा। अब इसके ऊपर क्या होगा? जो एक्सेस में कौन कौन से आयंस ये एब्सॉर्ब कर सकता है, या तो Ag पॉजिटिव कर सकता है या I नेगेटिव कर सकता है, पर जो एक्सेस में होगा उसी को एब्सॉर्ब करेगा। I नेगेटिव, 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 तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी मैं और डिटेल में बताता हूं। इस बार क्या है? इसका एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 एक्वस है, यहाँ पे Ki एक्वस है, तो जिसका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? पहले से टूटा होगा, तो क्या होगा? एक्सेस में होगा। जिसका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो पहले से डिसोसिएटेड होगा और वो एक्सेस में होगा। अब क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? AgI बनेगा और KNO3 बनेगा। अब क्या होगा? एक्सेस में ये किसको एब्सॉर्ब कर सकता है अपने सरफेस पे? Ag पॉजिटिव को और I नेगेटिव को। इस बार एक्सेस में कौन सा है? Ag पॉजिटिव है, I नेगेटिव है। इसको तो आपने बाहर से डाला ना, सॉल्यूशन किसका था? इसका। तो जिसका सॉल्यूशन होगा वो पहले से एक्सेस में टूटा हुआ होगा और वही वाला आयन एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो अब इसके चारों तरफ कौन सा आयन आ जाएगा? इसके चारों तरफ कौन सा आयन आ जाएगा? Ag पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक्सेस में है। ठीक है, तो व्हेन AgNO3 is added into aqueous solution of Ki, ठीक है, aqueous solution of Ki, excess I negative ion, then salt of AgI, जो सॉल्ट बनेगा AgI का, is a negative charge salt due to preferential adsorption of I negative ion from the medium, medium मतलब dispersion medium। ठीक है, समझ में आया यहां तक? जो ज्यादा होगा वो एब्सॉर्ब होगा। बट ये केस फर्स्ट है हमारा। केस सेकंड क्या है? व्हेन Ki को ऐड करोगे, सॉल्यूशन किसका होगा? ये होगा। व्हेन Ki इज एडेड, पिछली बार क्या था? पिछली बार ध्यान से देखिए, AgNO3 इज एडेड, सॉल्यूशन किसका था? Ki का। इस बार क्या है? Ki इज एडेड किसमें? टू एन aqueous solution of AgNO3। एक्सेस में कौन होगा? एक्सेस Ag पॉजिटिव आया। ठीक है, देन द सॉल्ट ऑफ AgI, बेटा ये बुक से समझ में नहीं आएगा, अभी अच्छे से समझ लो, दो एग्जांपल दे रहा हूं। इज पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट
पॉजिटिव चार्ज सॉल्व ड्यू टू एड्सॉर्प्शन या प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मीडियम। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना। तो पहला कारण हम क्या बोल रहे हैं कि लायोफोबिक सॉइल के पास किसी ना किसी तरह का चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन आता है। कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग ऑन द टाइप, कैसे आप बना रहे हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन द वे दैट कोलाइडल सॉल्यूशन इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। समझ में आया? दो एग्जांपल दिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड क्या है? सेकंड और कौन सा तरीका है जिसमें चार्ज आता है? बोलो बोलो बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने मेटल के सॉल्व बनाए थे, वो कैसे चार्ज होंगे? बोलो 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 बोलो। तो सेकंड मेथड है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय मेटल पार्टिकल्स, जो कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स है, ड्यूरिंग BREDIGS ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब आप बोलोगे सर ब्रिडिक्स आर्क मेथड क्या है, हम तो भूल गए, याद दिलाओ सर। चलो याद दिलाते हैं, हमारा तो काम है। चलिए वापस आते हैं। ब्रिडिक्स आर्क मेथड याद है? छोटा बीकर था, ठीक है, उसके अंदर मेटल की दो रॉड थी, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया था पावर देने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर वो मीडियम था। फिर इस बीकर को हमने बड़े बीकर में रखा था जिसके अंदर आइस थी। ऐसा रिवीजन हो रहा है बच्चों ये तो। फिर हमने इन दोनों मेटल को टच कराया था, तो यहां पे इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हुई थी। इसकी वजह से मेटल पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ और फिर कंडेंस होकर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। क्या बोला था मैंने? मेटल यहाँ पे जैसे ही आप इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करोगे, ये मेथड याद है? पिछला वाला वीडियो नहीं देखा? वो तो देखना पड़ेगा ना बच्चों, है ना? वो नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार वो वीडियो देख लेना, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स ब्रिडिक्स आर्क, ठीक है। तो जब हमने दो मेटल, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को करोगे तो क्या स्पार्क आर्क जनरेट होगी। वो क्या कर रही थी, वो मेटल को वेपर में कन्वर्ट होती। अब जैसे ही मेटल बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, बाहर क्या ठंडा मीडियम, तो वो क्या कर रहा था, मेटल के 50 पार्टिकल, 60 पार्टिकल, 100 पार्टिकल आपस में कंबाइन होते हैं। कैसे? जैसे गोल्ड है, सपोज ये AU है, तो ये AU का एक पार्टिकल, ये AU का दूसरा पार्टिकल, ये AU का तीसरा पार्टिकल, ये AU का चौथा पार्टिकल, ये AU का पांचवा पार्टिकल, ये AU का छठा पार्टिकल, और ये मिलकर क्या बना रहा था, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, और वो कोलाइडल पार्टिकल घूम रहे थे। अब कारण आएगा कि घूम क्यों रहे थे, क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज था। क्या था? नेगेटिव चार्ज था। क्या था? नेगेटिव चार्ज था। वो नेगेटिव चार्ज कहां से आया? हमने बोला इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या बोला हमने? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे हो गया भैया, ये तो सिखाना है। देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट किया तो दो बातें हुई। प्रिपरेशन में हमने सिर्फ एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि AU जो सॉलिड था, ये किसमें, इसका सीधा सब्लिमेशन हुआ, ये AU गैस में कन्वर्ट हुआ, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद इसके 50 पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ गोल्ड के एटम्स, भाई अब देखो ना, दो मेटल की रॉड को आप इस तरह से कनेक्ट कराओगे तो जो सरफेस पे एटम्स है सबसे ज्यादा एनर्जी उनको मिलेगी। तो उनमें से कुछ एटम्स क्या कर रहे थे, वो AU पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे थे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सपोज बीकर है, वही बीकर है, यही बीकर है, अब मैंने इसमें से ये हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, गोल्ड के पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे होगा, एक AU, दूसरा AU, तीसरा AU, चौथा AU, पांचवा AU, छठा AU,
ऐसे 60-70 पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होंगे और ये सिंगल मिलकर ये एक कोलाइडल पार्टिकल है जिसमें कुछ गोल्ड के एटम्स आपस में कंबाइन है, कुछ गोल्ड के एटम्स आपस में कंबाइन है। ये तो बन गए कोलाइडल, बन गए कोलाइडल गैस, ये आपस में कंबाइन हो गए, सपोज 20 कंबाइन हो गए, ठीक है, इन्होंने बना दिया ये। अब इनमें से कुछ एटम्स ने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, आयोनाइज हो गए। तो आयोनाइज क्या पार्टिकल बनाएंगे? नहीं, वो क्या होंगे, वो इंप्यूरिटी बन के घूम रहे होंगे, Au पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Au पॉजिटिव घूम रहे। और इनके द्वारा लूज किए गए इलेक्ट्रॉन कहां गए? वो इन गोल्ड, ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे, इन्होंने कैप्चर कर लिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, गोल्ड का सॉल्ट क्या है? नेगेटिव चार्ज। जो भी आप मेटल का सॉल्ट ब्रिडिक्स आर्क मेथड से बनाओगे वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्लैटिनम हो, चाहे वो सिल्वर हो। इस बात की इलेक्ट्रॉन कैप्चर समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर, आया ना? हाँ यार, तो और भी मेथड्स हैं पर आपको सिर्फ ये दो पढ़ने हैं, दैट इज सफिशिएंट कि चार्ज कहां से आया। आप किसी भी प्रिपरेशन में हाथ रख देंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। पेप्टाइजेशन में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि चार्ज कहां से आता है, मास्टर ऑफ चार्ज डालते ही है बाहर से, है ना? तो प्रिपरेशन वाला वीडियो देखिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ साथ एक टर्म और सीख लेते हैं चार्ज के साथ साथ, फिर अगली प्रॉपर्टीज में ये बस 2 वीडियोस और रह गए, उसमें एक खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। अब एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड जेटा पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन में ले जाना चाहता हूं। प्रिपरेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला, ध्यान देना, ये पीपीटी है, FeCl3 का पीपीटी है, चलो FeOH बोल रहा है, इसका पीपीटी है, पीपीटी है, याद है? अब हम बाहर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर समझाने के लिए हमने बाहर से क्या डाला? FeCl3 डाला, याद है? पेप्टाइजर, पेप्टाइजिंग आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाकर टूट जाएगा, Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, याद है? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना है। अब क्या होगा, अभी पढ़ा थ्योरी ऑफ प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आयंस। तो सिमिलर आयंस कौन से, इसके अंदर कौन से आयंस है? Fe3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Fe+3 और OH नेगेटिव। तो किसको एब्जॉर्ब करेगा? Cl को ना बाबा ना, किसको? Fe को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सिमिलर तो Fe है, वो तो दिख ही रहा है। तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो पीपीटी था, FeOH बोलता है, इसका पीपीटी था, प्रेसिपिटेट था, इसके सरफेस पे कौन एब्जॉर्ब हो गया? Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। और Cl नेगेटिव का है, वो बीकर में है, घूमता रहेगा, इंप्योरिटी बन गई, ठीक है। और हमने क्या किया, जोर से इसको शेक कर दिया, शेक, ऊपर हाथ रखा और जोर से हिला दिया। तो क्या होगा, ये जो प्रेसिपिटेट था ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, FeOH होता है इसके। उसके सरफेस पे कौन है? Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। और ऐसे दूसरा पार्टिकल होगा, FeOH होता है इसका, यहां पे सरफेस पे कौन होगा? Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, है ना? और साइड में कौन है? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब क्या करो, इसको छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, कुछ मत करो, शेक कर लिया, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन, पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइजेशन, पढ़ा हुआ है ना? अब क्या है, अब देखो, अब इस बीकर को उठा के मैं यहां, अब इस बीकर में क्या होगा, ध्यान देंगे प्लीज, हम ये बीकर उठा के हमने यहां पर रख दिया, ठीक है। अब इसमें कौन है? ये पार्टिकल है, किसका? एक ही पार्टिकल बनाता हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। FeOH होल था इसका पार्टिकल, ठीक है। इसके सरफेस पे एकदम से कौन एब्जॉर्ब है? इसके सरफेस पे कौन एब्जॉर्ब है? Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है,
ये फिक्स्ड लेयर होती है। क्या लेयर होती है? फिक्स्ड लेयर। अब आपको पता है इंप्यूरिटी किसकी घूम रही है? इंप्यूरिटी बोलूंगा भैया उसको, Cl नेगेटिव की घूम रही है। अब सोचो, एक आयन के चारों तरफ FeOH बोलता है इसके एक पार्टिकल के चारों तरफ, सॉरी डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के चारों तरफ जब बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा और मीडियम में ऑपोजिट चार्ज आयन घूम रहा है, हमने कहा था कोलॉइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज सॉल्व के पास होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज मीडियम में होगा, है ना? कहा था ना बच्चों। तो अब क्या होगा, जब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स फेस के ऊपर जमा हो जाएगा तो इट विल हैव सम अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस कौन से हैं? Cl नेगेटिव। अभी क्या करेगा, अब ये Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। भाई कंबाइन तो हो ही सकता, बीच में पानी की लेयर है ना, बच्चे बोलते हैं सर कंबाइन करा दो। कंबाइन कैसे होगा बच्चा, बीच में पानी की लेयर है, कंबाइन नहीं करा सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, ये सेकंड लेयर आ गई, सेकंड लेयर आ गई। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोबाइल लेयर। मोबाइल मतलब ये फिक्स नहीं है। जो फिक्स लेयर होती है वो एड्सॉर्ब लेयर होती है, ठीक है? एड्सॉर्ब मतलब फिक्स है, FeOH होता है, इसने एड्सॉर्ब कर रखा Fe3 पॉजिटिव को अपनी तरफ। तो दैट इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है? सेकंड लेयर क्या है? Cl नेगेटिव। वो किसकी वजह से आई? वो Fe3 पॉजिटिव की वजह से आई। उसने बोला आजा आजा, मेरे पास पॉजिटिव तेरे पास नेगेटिव, आजा मिलके लेयर होना है, ठीक है? तो क्या होगा, ये मोबाइल लेयर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, हाँ या ना? हाँ या ना? आ गया, गुड। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स अराउंड द डिस्पर्स फेस पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स अराउंड डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स एंड बोथ द लेयर्स शुड बी ऑपोजिटली चार्ज्ड। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर समझ में आ गया होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, ऊपर लिखता हूं, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, इनके बीच में EK आ गया। बोलोगे सर EK क्या है? EK को बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल क्या है भाई? ऑब्वियस ही बात है, दो चार्ज लेयर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाके देखिए वहां पे पढ़ लिया ना। जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, वी ऑल नो दैट ना। जिसने वीडियो देखे हैं वो सब ने पढ़ लिया होगा, यानी कि जब when two opposite charges are in contact with each other then they develop the potential difference between them. That potential difference between these two layers is known as zeta potential. समझ में आ गया? हाँ या ना? तो पहली अगर मैं बोलूं, अब ये मेरे से पूछे सर FeOH होता है उसको क्या बोलेंगे? उसके ऊपर तो दो लेयर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चार्ज क्या बोलेंगे? पहली लेयर के ऊपर जो चार्ज होगा वही चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल होगा, क्योंकि वो फिक्स है। दूसरी लेयर का चार्ज नहीं बोलोगे। पहला अगर मैं बोलूं व्हाट इज द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ FeOH होता है, आई विल कॉल इट इज अ पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस। समझ में आ गया बच्चों? पर दूसरी लेयर की वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, इसको बोला जेटा पोटेंशियल। तो आई होप आपको चार्ज कहां से आया वो समझ में आया होगा अच्छे से, आपको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और जेटा पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चार्ज को हटाना है, कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन पेप्टाइजेशन का उल्टा, दैट्स कोगुलेशन, वो पढ़ना है। और हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, बस फिर हिमाचल एक छोटा टॉपिक बनेगा, तो 2 वीडियोस एंड चैप्टर फिनिश। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वो घंटी बज जानी चाहिए बेटा, वो घंटी जरूर बजाओ, क्योंकि तभी आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो अनलाइक या डिसलाइक करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।